Right, hi everyone, good morning. Hi Harsh, good morning Chitraksh, good morning Aritra, hi Nan. All right, so everyone ready with their doubts? Just give me 1 minute, I'll allow you to unmute. हाँ. All right. Now, ठीक है. So I think these were the discussions that were pending with us. एक तो असाइनमेंट का था और बुकलेट में ये जो होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में दिया था, नहीं ये जेनिथ 1 का क्लास 12 बजे है श्लोक. दिस इज Oh, okay, sir. Okay, sir. जेनिथ 1. तो सबसे पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द असाइनमेंट. वो असाइनमेंट का छोटा सा जो आपके साथ मैंने शेयर किया था. आई थिंक 15 ऑड क्वेश्चंस थे उसमें. सो सबसे पहले उसमें से मुझे बता दो क्या क्या डाउट है. इसके पहले वाला तो डिस्कस कर लिया था ना अपन ने, जो मोल कंसेप्ट वाला, मोल कंसेप्ट क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड्स मॉडल वाला जो था. So FPS we had to do. Last time we did the FPO. FBS रह गया था. ठीक है FBS भी डिस्कस कर लेंगे. FBS में आई थिंक जो आप बोल रहे हो 17 से लेकर जहाँ तक भी होंगे, कहाँ तक सर थे? 28. 28. Yes, sir. Written. ठीक है. सबसे पहले चलो अभी असाइनमेंट का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. असाइनमेंट में आई एम गेटिंग क्वेश्चन 12 एज अ डाउट. एनी अदर क्वेश्चन? 13th. ऑलराइट. नहीं असाइनमेंट में 30 क्वेश्चन कहाँ पर था भाई? असाइनमेंट में तो इतने क्वेश्चन ही नहीं थे. 15th. ऑलराइट. अब वो असाइनमेंट होमवर्क कब दिया था मैंने आपको और कहाँ दिया था? हाँ, ये वाला था ना. तो इसमें आपने कौन सा बोला? सबसे पहले आया था 12th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन में कैसे करना होगा? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये वाला, एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, राइट? काइनेटिक एनर्जी क्या था? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज प्लस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? एज n इंक्रीजेस kinetic energy would decrease. Potential energy was 2 times total energy, so minus 27.2 into z square by n square. यहाँ पर कैसा होगा आप नोटिस करोगे, as n increases potential energy would increase, no? with sign comment करना होता है, right? So minus 2 is lesser than minus 1. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर आई जस्ट थॉट इट. मैंने किस तरीके से सोचा था, आप बताओगे वो राइट है कि रॉन्ग है थॉट प्रोसेस? बोलो. तो सर मैंने सोचा था, आपने बोला था कि अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हुए तो नेगेटिव साइन आएगा,
और फिर जैसे R इंफिनिटी को अप्रोच करेगा PE वुड अप्रोच 0, तो नेगेटिव से 0 तो इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू सर। देन 13th क्वेश्चन में यहाँ पर नोटिस करो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस Z²/n², राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस अपॉन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन है, तो ठीक है कोई नहीं, अपन ने जो ये ऊपर पढ़ा है यही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो ये कैसा रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -27.2 इंटू, ठीक है, Z²/n², Z कितना हो गया यहाँ पर 3 और n भी हो गया 3, एंड काइनेटिक एनर्जी हो गया यहाँ पर 13.6 इंटू Z²/n², सो 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। इससे आप आंसर निकालोगे। Sir, why are you putting constants? बिकॉज आई एम नॉट डिवाइडिंग द सेम वैल्यू नो, एक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है ना, तो उनके तो कांस्टेंट्स अलग अलग हैं। Had it been the same property that we were comparing, then the constants would have cancelled out. ठीक है? Got it, sir. Alright, then 15th में the energy difference will be minimum. तो यहाँ पर आप लोगों ने realize करा था that the energy gaps decrease as we move away from the nucleus, right? So if you just try to not do the calculations and look subjectively, so you will be able to answer such question faster. राइट, सो ये 2 से 3 का गैप है, ये 3 से 4 का गैप है, ये 1 से 2 और ये 1 से 4, लाइक विच ऑफ द वंस इज यू और आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट हैज द लीस्ट डिफरेंस? आंसर आ जाएगा क्लियरली, यू डोंट नीड टू गेट इनटू द कैलकुलेशन एज सच। ठीक है, देन इसी में 5th वाले क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, राइट? हाँ, ये वाला क्वेश्चन कैसा है? दिस इज समथिंग which is a question that requires you to refer to the larger formula, जो वो बड़ा वाला फॉर्मूला था अपना, किसी को याद है? Sir, I remember mass is in denominator, तो उसका हाफ हो जाएगा 0.265. हाँ, सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो वो बड़ा वाला फॉर्मूला था R इज इक्वल टू समथिंग समथिंग वाला, ठीक है, मुझे तो याद नहीं रहता, देखो ऑनेस्टली मुझे याद नहीं रहता, बट अगर मुझे डिराइव करना रहा तो मैं फटाफट डिराइव भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी वो डेरिवेशन थोड़े टाइम बाद में फटाफट कर पाओगे, मे बी नॉट टुडे बट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, बट इफ यू लुक एट दैट फॉर्मूला, कहाँ पे रहता है वाला फॉर्मूला? यहीं पे हमने निकाला था, यस। You remember that R is in the denominator, sorry, M is in the denominator. So अगर आप मास डबल कर रहे हो तो जो आपका रिजल्ट है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? So, sir, we can just do that, right? We don't need to do it with all the constants and everything and check, right? नहीं नहीं नहीं, you don't need to. Okay, thank you. ठीक है, देन और क्या क्वेश्चन था? 9th and 10th Or even 8. and even 8th? नहीं यार, these are too easy, आने चाहिए। क्या गड़बड़ हो गया इनमें? इससे आपको समझ में आएगा
that this is n square by z and इससे n 3 आ रहा है Yes, sir. 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड मैं पुट करूंगा तो n का वैल्यू 3 आ रहा है, तो अब इससे v का आंसर नहीं आ पाएगा आपका इंटू जेड बाय एन। इसमें मैं क्या बताऊं, दिस इज टू इजी ना। Yes, I got it. Sorry. नाइन्थ इज समथिंग वेरी सिमिलर टू द क्लास नोट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। यू रिमेंबर टाइम पीरियड इज 2 पाई आर अपॉन वी, राइट? सो टाइम पीरियड इज proportional to n square by z upon z by n, that is n cube upon z square। तो आप फिगर आउट कर सकते हो। अब 10th वाला, which of the following is not a permissible value of angular momentum बोला है ना, तो it has to be an integral multiple of h upon 2 pi। यस सर, तो सी आएगा। ये है like basically it is 3 by 2, this is 1 by 2, ये भी चलेगा। ये नहीं आ रहा ना इंटीग्रल मल्टीपल, n has to be 1 2 3 and so on so forth, तो ये सी ऑप्शन रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला असाइनमेंट समझ में आया? इसमें और कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलो ठीक है, ग्रेट। ठीक है, इसको मैं यहीं पे डाल देता हूँ, इसी में से फिर आप ले लेना। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, अब आप मुझे सबसे पहले FBO के डाउट्स बता दो। FBO में किस किस क्वेश्चन में डाउट है? सबसे पहले FBO में बताते जाओ। $40, all right, 45, 43, हाँ नहीं, 46 and 47। ठीक है, ऑल राइट, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 40th क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। सो 40th में आपको दिया हुआ है दैट हाँ, ये वाला क्वेश्चन जनरली इतना इजीली नहीं होता है स्टूडेंट से, इसमें एक्चुअली अप्रॉक्सीमेशन लगता है। ठीक है, आपने कहाँ तक कर पाए होंगे वहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सो आपने 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 स्क्वायर, राइट? ये तो सबने लिख लिया होगा। एंड बाय जजिंग द ऑप्शंस आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश करी होगी। राइट, यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। आई एम होपिंग कि यहाँ तक तो सभी लिख पाए होंगे। बट देन इसके बाद में आपने अब ऑप्शन से देखने की कोशिश करी होगी कि यार ये तो मतलब किसी से भी नहीं बैठ रहा है ना, इट इजंट फिटिंग विद एनीथिंग ओवर हियर। तो अब आपके दिमाग में कुछ और थॉट प्रोसेस जागेगा। Is there something else that is there in the question that you haven't yet used and could be used? सर एन इज significantly more than 1. Right? ये वाला पार्ट अभी तक यूज नहीं हुआ। So if you use this approximation, then can I write 2n plus 1 as 2n? Yes sir. Can I write
n plus 1 as almost n only. तो यहाँ पर this comes out to be 2n upon n की power 4, or you can say 2CRZ square upon n cube. Now this matches with one of the options which you should report as the answer. समझ में आया? So this was a newer thing in the question, an approximation करने का तरीका. ठीक है? This is something that you would have not seen before or practiced before. ठीक है? It comes as an acquired knowledge through questions. आगे आप लोग कई जगह पर यूज करोगे ऐसे approximations in future chapters. 2n plus 1 is not equal to 2. 2n plus 1 is equal to 2n. ठीक है, रफली इक्वल टू, क्योंकि n का वैल्यू बहुत बड़ा है ना. मान लो n का वैल्यू 100 है तो 201 और को 200 जैसे ही लिख दिया, इतना फर्क नहीं पड़ा. ठीक है. नाउ यू माइट बी वंडरिंग एंड सेइंग कि सर ये वाला अप्रोक्सीमेशन अगर मैं स्टार्टिंग में ले लेता तो फिर like I would have written n plus 1 as just n and multiplied and put it over here, and the answer would have been that 1 by lambda is almost 0. है कि नहीं? ये दिमाग में डाउट आता है कि सर आपने ये जो अप्रोक्सीमेशन लिया एंड में जाके लिया, मैं स्टार्टिंग में भी ले सकता था ना. n is much greater than 1, तो n plus 1 को n ही बोलना है. जो आप एंड में बोल रहे हो मैं स्टार्टिंग में बोल दूंगा, 1 by lambda का वैल्यू 0 हो जाएगा. है कि नहीं? तो आपको इंटेंट समझना पड़ेगा क्वेश्चन का. ठीक है, द क्वेश्चन का इंटेंट इज टू एक्चुअली आस्क यू दैट ये 1 by lambda छोटा वैल्यू रहेगा, बट छोटे में भी कितना छोटा. ठीक है, वी नो दैट n plus 1 से n का ट्रांजिशन जो है फार अवे अगर हो रहा है तो एनर्जी गैप बहुत स्मॉल हो जाएगा, राइट. एंड 1 by lambda will tend to 0. That is something which we all subjectively understand and agree to. But what the question is trying to explore is that छोटे में कितना छोटा, like 0.01, 0.001, 0.000000001. Like, can you give me some estimate? And that is where you don't put the approximation in the start. Okay, because by doing that you will get the answer like close to 0, which we already know. You put those approximations at a logically conclusive step, जहाँ पर you understand that we have simplified things enough, and now it is time to use the approximation so as to get the rough answer. So यहाँ पर अब आप जब approximation use करके answer निकालोगे तो you will actually get that how much is the value of 1 by lambda or frequency, how much small it will be. समझ में आया? ठीक है, फ्यूचर में रहेंगे ऐसे और भी जगह आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज करनी रहेंगी, एंड उसमें कब अप्रोक्सीमेशन लेना चाहिए विल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 45 में आपने क्या पूछा है? 45 तो फेयरली इजी है. 45 में कहाँ अटक गए? 45 is not something which should be a problem. बताओ जरा, let me know where is it that we got stuck. I would want to understand आप लोगों का thought process.
अगर आप ये कह रहे हो कैलकुलेशन नहीं मैच कर रहा और समथिंग समथिंग, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग. मतलब यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली. मैं कैलकुलेशन नहीं चेक करूंगा आप लोगों का, ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली वेयर इज द प्रॉब्लम? अरे बताओ भाई, ऐसे शर्माओ मत. सर मेरा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है एंड आई हैव पुट इन ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला बट इट्स नॉट कमिंग. नहीं नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा. मे बी यू माइट नॉट गेट एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, बट लाइक आसपास रहेगा किसी इंटीजर के, वेरी क्लोज टू सम इंटीजर वैल्यू. ओके सर. Sir, the infrared part, in that only the wavelength is useful. No? There's no use for the infrared light part. हाँ, नॉट नेसेसरीली काम आया वो. Okay. हाँ, 43rd क्वेश्चन के साथ में भी यही कहानी है. आई बिलीव 43rd क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, शुड हैव बीन डन, बट मे बी इस क्वेश्चन में शायद आप लैंग्वेज की वजह से अटक गए होंगे. Where this principal quantum number would not have made sense to you. So यहाँ पर if I just replace this by orbit number, now can you do the question? जिसको भी डाउट था 43rd में? Yes, sir. That's Sir, yes, exactly because of that principal quantum number, I got stuck in that question. Okay. अभी आप एक बार just orbit number use करके try कर लो. Okay, sir. 46th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, राइट? Yes, sir. तो अब आपको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा that have you put in effort into understanding how we did it in the class, and then let's do a constructive discussion over what is it that you could not understand from that solution. Otherwise I will consider you to be lazy. You did not bother to redo the questions that were done in the class, and hence you came up with this as a doubt. बताओ, let's do a constructive discussion over this. I don't want to be just a, you know, ऐसे a machine की प्रवचन दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, चलते जा रहा है. Like I want you to be able to give me answers, give me some positive feedback, constructive feedback कि सर ये part नहीं समझ में आया. नहीं, तो फिर मैं अज्यूम कर लूँगा कि ये क्वेश्चन आ गया है. अचानक से सारे दिमाग के तार खुल गए हैं आपके. The solution has started appearing in front of you. ठीक है, question 46 is solved. I would just say refer notes. फोर्टी सेवेंथ वाला, इसमें कहाँ अटक गए? आई थिंक इसमें वापस से आप लैंग्वेज में गड़बड़ कर गए होंगे. ठीक है, दैट इज वेयर आई बिलीव द मिस्टेक वुड हैव हैपेंड. जो 6 डिफरेंट फोटॉन्स है उससे आपको n का फॉर्मूला मिल जाएगा ना.
फोर्थ ऑर्बिट मतलब क्या होता है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया ना. So the answer is actually A option, not B option. I think that is the only problem which I believe would have happened जिसकी वजह से आपने डाउट पूछा. ठीक है. एंड ये ऐसी केयरलेस मिस्टेक्स हाईलाइट करते चलना so that future में you are not repeating those mistakes again. ठीक है. It becomes important to highlight these chapter specific mistakes so that आज से कुछ महीनों बाद when you are revising like फटाफट वो awareness वापस develop हो जाएगी. Otherwise you'll end up making the same mistakes. ठीक है. Any other question on the FBO? So can you solve the 49th also? 49th. 49th में आपने कहाँ तक करा? Like where is it that you were able to do it? Sir, I tried to get the wavelength. I mean, by the formula for the H atom, but I didn't get it. क्यों? यहाँ पर H atom रीड करने पर आपको ये समझ में आएगा Z equal to 1 है. Yes, sir. लाइमन सीरीज और लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप. तो ये n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन हो गया. Yes, sir. सो ये 1 बाय लैम्डा जिसको हम लोग 1 बाय x बोल रहे हैं इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई? लाइक वेयर इज इट दैट यू गॉट स्टक है? Actually, I took the N wrong, so that's शॉर्टेस्ट लाइन आपने 2 to 1 ले लिया. yes, sir. ठीक है. चलो कोई नहीं. अगेन highlight those careless mistakes. All right. So FBO is sorted. I'm sorry, but in the FAO, could you do the 43rd one? I took it as orbit number only. That was not my confusion. But then when I'm solving it ahead, I'm getting confused in the part of multiplying the R. So 1 by lambda is equal to R Z square 1 upon 1 square minus 1 upon n square. इसी को सिंप्लीफाई करना है ना आपको. Yes, sir. This much I did it. इसके बाद नहीं हो पा रहा. हाँ, sir. क्यों? मतलब the thing is that I need to determine R, sorry n. So I Yeah. should make sure that n is on one side and rest of the other things are on the other side. Yes, sir. तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा. फिर ये 1 बाय एन स्क्वायर को इधर ले आता हूँ और ये 1 माइनस 1 बाय लैम्डा आर हो जाएगा. तो ये लैम्डा आर माइनस 1 अपॉन लैम्डा आर हो जाएगा, राइट. Right. तो एन स्क्वायर इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा दोनों तरफ. तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1. Yes, sir. I'm scared. Yeah. तो ये करना तो आना चाहिए. देखो Yes, I got it. Thank you. कहाँ पे अटक गए थे? मतलब डिड यू लाइक ट्राई टू लाइक डू अ So I was trying to multiply R by 1 and 1 by n square. That's why. multiply r by 1 and 1 by n. So the bracket. अच्छा, पता नहीं. आप कुछ मे बी नोबेल प्राइज विनिंग मैथमेटिक्स लगा रही होगी. मुझे नहीं आती उतनी मैथ्स. मुझे इतना आता है सिंपल सिंपल जाना. इतना समझ में आया ना आपको? Yes, sir. Sorry. ठीक है. ऐसा सॉरी की बात नहीं है. आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम डिफरेंट वे इन योर हेड. Yeah. ऑल राइट. सो FBO इज डन. अच्छा, FBS बता दो. FBS में कहाँ कहाँ पर क्या क्या डाउट है? एंड यस, FBS हैज पैथेटिक कैलकुलेशन. सो लेट्स जस्ट. पर पहले 17 to 28 या जो इसमें है वो वाला. हाँ, मतलब बताते जाओ जैसा इच्छा है. कोई ऐसा नहीं है, करने तो सारे ही हैं.
Yeah, because like there is no specific answer for all the questions in FPS. If it's correct or wrong, I don't know. नहीं आंसर की तो दी हुई है ना. Yes, like I think थोड़ा अभी डिस्टर्बेंस कम रहेगा आप लोगों को. हाँ, आंसर की तो दी हुई है ना. हाँ sir, वो जो नहीं आ रहा रुको फिर I'll tell which answer I'm confused. हाँ, आप डाउट बताना शुरू करो ना. 18th का थर्ड ऑप्शन, 27th 10th 20 24 11 13 14 17 18 5 6 13 14 27 21. ठीक है, इतना कर लेते हैं, फिर और डिस्कस कर लेंगे. नाउ एक एक करके चलते हैं. सो सबसे पहले लेट्स वर्क आउट दिस 18th वाला क्वेश्चन. मैं इसको एक बार नीचे पेस्ट कर लेता हूँ. 18th वाले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में ओके, calculate the frequency and wavelength of the spectral line emitted when the electron jumps from third orbit to ground state. इसमें कहाँ पर अटक गए? Were you stuck conceptually or were you stuck numerically? बताओ भाई. Are you able to comprehend the third part and apply it in the necessary formula concept that we have studied? The 18th third part. हाँ So the third part. हाँ हाँ, थर्ड पार्ट के तो बारे में बात कर रहा हूँ मैं. थर्ड पार्ट पे ही आई एम आस्किंग कि थर्ड पार्ट में when you read this much, when you were reading this third part, that the frequency and wavelength of the spectral line emitted when the electron jumps from n equal to 3 to n equal to 1, are you able to recollect what is the formula that should be used, what is the concept that you should be used? क्या आपके दिमाग में वो डॉट्स कनेक्ट हो पाते हैं? आर यू एबल टू फिगर दैट आउट? Yes, I got it. बताओ ना, क्या क्या गॉट इट हुआ? We find out the wavelength first from that formula. Which formula? The energy one, 12,400 upon wavelength in Armstrong, then minus 13. 12,400 upon lambda in angstrom is equal to Minus 13.6 into z square. 13.6 into z square, 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square. Yes, sir. That's it. z का वैल्यू 1 ले लेना है. तो फिर कहाँ डाउट रहा है इसमें? ठीक है, देखो डाउट कहाँ रह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ. इज दैट आप लोग बहुत जल्दी गिव अप मार रहे हो. जब तक क्वेश्चन के साथ में स्ट्रगल नहीं करोगे, ठीक है, जब तक क्वेश्चन पढ़ के वापस से नोट्स नहीं देखोगे, तब तक आपका रिटेंशन पावर कम ही रहेगा. It is this back and forth, it is that multiple times revision which is what differentiates between students who are able to recollect things and do them in the exam versus the students who just do it once. Okay, trust me, this is the difference in the attitude which will
reflect in the exams also. So there would be a bunch of students who would read this question, and when they read this question, इनको पहली बार में नहीं strike करा, तो they will be like कि ठीक है नहीं match कर रहा, let it be. ठीक है. There will be a bunch of students who would be like कि नहीं आया, तो यार ये कहाँ पे पढ़ा था, वो एक बार नोट्स में जाके देखते हैं. नोट्स में जाएंगे, देखेंगे, फिगर आउट करेंगे, उनको फॉर्मूला भी मिलेगा कि अच्छा हाँ हाँ ये था, एंड देन दे विल अप्लाई द फॉर्मूला. ठीक है. मे बी दे weren't also able to remember the formula, okay, but now they are better off as compared to the students who just gave up, because they themselves put that effort into figuring out कहाँ पर ये concept था and उसको कैसे apply करना है. ठीक है. and then उनका confidence level boost होता है when they themselves arrive at the solution ना, कि हाँ 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 like ऐसे ये देखा और आंसर मैच कर गया पीछे से, right? So that boosts their self confidence also, कि अभी नई नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी हम लोग कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम आवर क्लास नोट्स. ठीक है. ये चेंज आपको लेके आना पड़ेगा, ये एफर्ट डालना पड़ेगा. ठीक है. 27th क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है. मैं बता दूंगा आपको कौन से क्वेश्चंस रिलेटिवली हार्ड रहते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी रहते हैं. तो यू शुड टेक अ फीडबैक फ्रॉम दैट. जैसे ये वाला क्वेश्चन है 27th वाला. ठीक है. अब this will be something which I will say कि हाँ I would put this in a moderate difficulty level question. पिछला वाला was easy, this was easy, this I would say is moderate. Why would I say moderate? Because this is not something which is एकदम replica of the kind of questions that we do in class. ठीक है. It is slightly different, although there are some points that you can connect, right? But still I would consider this a valid doubt, something which should be discussed. अभी एवरेज लाइफ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिकली टाइम स्पेंट, दैट इज व्हाट एवरेज लाइफ टाइम मीन्स. तो ये पूछ रहा है कि 10⁻⁻8 सेकेंड्स में एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में कितने चक्कर लगा लेगा, राइट? नाउ अब ये जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वाला पार्ट था, ये मैं एक बार कनेक्ट करना चाहूंगा कि नोट्स में शायद कहीं देखा था या पढ़ा था, राइट? ये मेरे दिमाग में थॉट आएगा, तो मुझे याद आएगा कि हाँ आई हैड एक्चुअली डिस्कस दिस. नोट्स में जब सर ने ऐसे बोर्स मॉडल डिस्कस किया था, तब उन्होंने एक क्वेश्चन में ऐसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और टाइम पीरियड उन सब से रिलेट करा था कि एक रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लग रहा है. टू पाई आर अपॉन वी, राइट? तो 10⁻⁻8 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, राइट? और मुझे आर और वी किसका लिखना है? सेकेंड ऑर्बिट का. अभी कर पाओगे? इतना हिंट काफी है. So now it will become 10⁻⁻8 into b by 2 pi r, right? Okay, so because you had sent a video of the solutions, and in that I had just checked the sum, and in that it was 10⁻⁻8 into 2 pi r by v. That's why I wasn't getting it. अच्छा अच्छा, नहीं मैंने केयरलेस मिस्टेक कर दी होगी वहाँ पे, तरीका यही रहा होगा. ठीक है. All right. Then next question is 10th question. 10th question देख लेते हैं. 10th question is a valid doubt. I think ये doubt हम लोग discuss कर चुके हैं. Have we discussed this before? This is, I would say, a relatively hard question. This is not an easy question. This is worthy of a doubt. ठीक है. It can be a question which you can shortlist for your future revisions.
ठीक है, आई होप you are doing that as we proceed, as we solve questions, right? वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए मना करा है कि डोंट डू इट इन फेयर, डू इट इन रफ, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है दैट व्हेन यू आर डूइंग दोज क्वेश्चंस यू आरंट मार्किंग द क्वेश्चंस व्हिच यू फाउंड डिफिकल्ट, व्हिच यू फाउंड ट्रिकी, राइट? अदरवाइज आपका एक रिवीजन क्वेश्चन बैंक नहीं बनेगा ना। रिवीजन क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए यू नीड टू बी highlighting the relatively difficult questions, है कि नहीं? तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड करोगे? So we'll calculate the energy induced by the radiation. हाँ, सो यहाँ पर when you read the language of the question, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है that there is a sample of hydrogen atoms and you expose them to radiation of 1028 angstrom, and उसके बाद में पूछा जा रहा है what are the wavelength or what is the wavelength of induced radiations, plural और है। तो पहले तो आपको ये शायद समझ में ही नहीं आया कि ये आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, what is it that it is trying to tell, correct? तो अब आप कैसे इसको वर्कआउट करोगे? इसमें हो क्या रहा है, what is the visualization, what is the actual thing that is happening, that इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है? अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सैंपल में ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे जम्प्ड ऑन टू सम हायर स्टेट, ठीक है? वी डोंट नो विच हायर स्टेट दे जम्प टू, ठीक है? वो हमें पता पड़ सकता है बाय दिस वेवलेंथ। तो ये एक्साइटेशन हुआ। नाउ वी ऑल्सो नो दैट the electrons don't remain in that excited state for long, right? They would de-excite, right? And when it would be de-exciting from that higher end to ground state, it will be emitting radiations, ठीक है? Now the de-excitations can be direct or the de-excitations can be indirect, like I don't know exactly how many indirect de-excitations would be, वो मुझे ये n का वैल्यू फिगर आउट करने के बाद में पता पड़ेगा। ये वाला तो खैर 1028 ही रहेगा, क्योंकि 1 से n जाने में जितना वेवलेंथ का फोटोन अब्सॉर्ब हुआ है उतना ही n से 1 डी एक्साइट होने में वेवलेंथ का फोटोन एमिट भी होगा। बट व्हाट अबाउट दी अदर रेडिएशंस, ये मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब आप कर पाओगे क्वेश्चन? विल दिस बी डूएबल नाउ? बताओ भाई। Yes, I was able to solve it. हाँ, नहीं तुमको तो आता था, जिसने डाउट पूछा है मैं उससे पूछ रहा हूँ। राजवीर कर पाओगे Okay, अभी? sir. इतना हिंट काफी है? Yes. ठीक है, ट्राई करना। चित्राक्ष कर पाओगे? Yes, sir. I will try it. I'm trying it. ये n का वैल्यू कितना आ रहा है? ये आप फॉर्मूला में डालोगे 12400 अपॉन 1028 इज इक्वल टू 13.6, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। देन n इज अप्रॉक्सीमेटली
3. Okay, maybe not exact calculation, but it should be something which should give you the answer as. ठीक है. All right. Now, इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा दिया है आपने मुझे? 20th एंड 24th. सो 20th में 20th क्वेश्चन ब्रिंग्स इन एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग. ठीक है, समथिंग जो मैंने नोट्स वगैरह में नहीं करवाया है. ठीक है, बट आप यहाँ से अब इसको पिकअप करके चलना. Had I just asked you the question without this data point, then could you have given me the answer based upon what you have discussed in the class? Yes, sir. ठीक है, n equal to 4 से n equal to infinity लेके जाना है. Right, so delta E is final minus initial 0 minus 13.6 into z square by n square. Right, so 13.6 upon 16 EV would have been your answer. Right, but अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नहीं, किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है. ठीक है, तो ये आपने जो निकाला है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये आपने निकाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में. ठीक है, एक एटम को कितना एनर्जी लग रहा है. ठीक है, नाउ अब यू नो दैट 1 EV, ठीक है, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? किलो कैलोरी, है ना. So 1 EV is 1.6 into 10 की power minus 19 joules. Right? Do you know the interconversion between joules and calorie? Yes, 1 calorie is equal to 4.2 joule. Right? 4.18 होता है more accurately. ठीक है, तो I can replace 1 joule as 1 upon 4.18 calories. Right? And then I can multiply by 10 की power minus 3 and write this kilocalorie. ये वाला पार्ट समझ में आया? ठीक है, हाँ, समझ में आया इतना वाला पार्ट? ओके, तो आपको बेसिकली एक ईवी को किलो कैलोरी में लिखना आ गया. ठीक है, एंड डू यू नो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम? 6.022 into 10 raised to power 23. सो आई कैन राइट 1 एटम एज 1 अपॉन 6.02 into 10 की पावर 23 मोल, है कि नहीं? राइट, तो अगर अब मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, तो 1 EV पर एटम will be equal to 1.6 into 10 की power minus 19 into 10 की power minus 3 upon 4.18 upon 1 upon 6.02 into 10 की power 23 मोल पर एटम, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल, है ना. जस्ट डिवाइड कर लिया मैंने इन दोनों को. चला, अब ये जो एंटायर एक्सरसाइज है जो मैंने करी है यहाँ पर, ठीक है, ये बेटर रहेगा कि आप एज अ फाइनल रिजल्ट याद रख लो.
जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 1 EV पर एटम comes out to be 96.5 किलो जूल पर मोल। एंड इसी को आप 4.18 से जब डिवाइड कर दोगे, ठीक है, सो ये रफली 23, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 23 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक्सरसाइज करके दिखाई है आपको, पर मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आप ये याद रख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कैलकुलेशंस में। ठीक है, इज दिस क्लियर? So, हाँ, so I didn't understand the part where you divided it by 4.18. ये वाला जूल को कैलोरी में लिखा ना मैंने, Yes, sir. मतलब आपको पता है ना दैट 1 कैलोरी इज दिस मेनी Yes, जूल, sir. तो 1 जूल कितना होगा? Okay. Got That's it. it. So I just replace this joule by this much. So, sir, couldn't we have converted it by, like, we know 1 joule is 0.24 calories. So, would it be fine even if we multiplied it by 0.24? Yeah. 1 upon 4.18 will be 0.24 ना। Okay. Fine. ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट, यूनिट्स वाला? हाँ सर। ठीक है, स्टार्टिंग में एक डिस्कम्फर्ट रहेगा आप लोगों का यूनिट्स के साथ में, ठीक है, बट आदत डालनी पड़ेगी। फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत जगह, मतलब फिजिक्स में तो एक्सटेंसिवली यूनिट्स का रोल रहता है। You have to be aware about the different units with which you can work and their interconversions. ठीक है, all right. क्या कह रहे हो आर्यन? One of the sums which we did in the class, the value of 1 EV in terms of kilocalorie per mole was given. So I use that. हाँ, वही वो यहीं से है, वो यही वैल्यू दी हुई है ना, उसमें 1 EV 23 किलो कैलोरी पर मोल लिखा था। ठीक है, Sir? हाँ, Sir, sorry, I have a doubt in the one before this, in the 27th one. I just checked that the answer in the booklet is given as 8.2 into 10 raised to 6. But when we do it as in 10 raised to minus 8 into V by 2 pi r, we won't get it as that. आसपास आ रहा है। मतलब if we do 10 raised to minus 8 into 2 pi r by v फिर शायद आ रहा है, लेकिन into v by 2 pi r से नहीं आ रहा है। मतलब आप ये जो सॉल्व करोगे, क्वेश्चन मार्क कैसा आ जाएगा? इट विल बी 10 की पावर -8 अपॉन 2 पाई r बाई v। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, हाँ। तो 10 की पावर -8 इंटू वी अपॉन 2 पाई r। यस सर। अब इसमें आप पुट करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। सर आई जस्ट चेक इट। हाँ, ऑलराइट। 24th क्वेश्चन में नहीं, 24th is something which I will not do. 24th is a question similar to which we have done in class. So either I get a constructive discussion over this question or we move on. Is there anyone who would want to discuss this question? कहाँ क्या गड़बड़ हुआ इसमें?
All right then. 11th question में this is actually plus 23. This is not minus 23. Okay, so this is 10 की power plus 23 atoms. So calculate the energy emitted when electrons of this many number of atoms undergo a transition of lowest energy in visible region of the atomic spectrum. Now कैसे कैसे अब आपको यहाँ पर हिंट मिलेगी. हाइड्रोजन पढ़ के Z इक्वल टू 1 स्ट्राइक करेगा. विजिबल रीजन पढ़ के आपको क्या स्ट्राइक करेगा? बामर सीरीज, राइट. एंड बामर सीरीज में हायर से 2 पर डी एक्साइट होके जाते हैं, तो उसमें लोएस्ट एनर्जी वाला कौन सा रहेगा? n equals to 3 to n equals to 3 to 2. राइट. सो अब फॉर वन एटम हाउ मच इज द एनर्जी एमिटेड, ये आप निकाल सकते हो. 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, है ना, ईवी की यूनिट्स में, है कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes. Right. So if I ask you that for 6.02 into 10 की पावर 23 atoms कितना एनर्जी रहेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे? Yes, sir. आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा क्योंकि पीछे यूनिट्स ईवी में नहीं है, Yes. तो आप उसको चेंज कर लोगे. कैसे? वो ईवी को आप क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, और फिर आपका आंसर मैच करने लग जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. यूनिट्स का ये एफबीएस वाला जो होमवर्क था ना, इसमें यूनिट्स का काफी लर्निंग है. इट इज समथिंग व्हिच यू लर्न ओनली वाया प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. 12th आना चाहिए. A question similar to 12th was also done in the class. Where is it that we got stuck in the 12th question? ट्वेल्थ किसी ने पूछा ही नहीं था. एक डबल चेक कर लेता हूँ. हाँ सॉरी, 12th नहीं पूछा था, 13th पूछा था. 13th वाले में हाँ, there is this part which you would be not that comfortable in terms of the language of the question, but chalega. It is a good question. It's a question which is a mix of two concepts: photoelectric effect plus atomic spectrum. कैसे? यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मेटल है जिसका लैम्डा नॉट 230 नैनोमीटर, ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है. नाउ the threshold wavelength, this is to determine the kinetic energy of the photoelectron ejected. ठीक है. तो यहाँ इस मेटल पर कुछ फोटोन स्ट्राइक करेगा एंड उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा जिसका के मैक्स मुझे निकालना है, ठीक है. एंड इस फोटोन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है दैट ये फोटोन कहाँ से एमिट हो रहा है? हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज का सेकंड लॉन्गेस्ट लाइन. लाइमन सीरीज का सेकंड लॉन्गेस्ट लाइन क्या होगा? n equal to 3. n जो equal to 3 to सेकंड लोएस्ट एनर्जी गैप हो जाएगा, तो 3 से 1 का डी एक्साइटेशन हो गया, है कि नहीं? तो अगर अब आप ये कॉन्सेप्ट फिगर आउट कर पाओगे यहाँ पर, तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा?
13.6 into 1 square minus 1 square upon 3 square, है कि नहीं? Yes, sir. अब आप इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन में डाल दो. यहाँ पर ये 13.6 into 1 square 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square is equal to 12400 upon 2300. लैम्डा एंड एंगस्ट्रॉम डालते हैं ना ये वर्क फंक्शन के लिए. तो इससे अब आपको के मैक्स मिल जाएगा. किस यूनिट में मिलेगा? ईवी में. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. So it's a good question. It's a good question in the sense that it combines multiple concepts together. Okay. Then आपने पूछा है 14th, 17th. Okay. So 14th question देख लेते हैं. हाँ, इसमें कैसा रहेगा? वन ऑफ द सीरीज इन हाइड्रोजन एटम और उसके बारे में आपको दिया जा रहा है. यू रिमेंबर दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट ओनली. सो न्यू बार इज इक्वल टू 1 minus 1 by n square, right? So this can be written as 1 upon 1 square minus 1 upon n square. तो ये क्या हो गया? लाइमन सीरीज हो गया, नहीं हो गया? राइट, ये फॉर्म यही रिप्रेजेंट कर रहा है. किसी हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 पे डी एक्साइटेशन हो रहा है. इज दिस क्लियर? तो अब आप लाइमन सीरीज का मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ एंड ये यूवी रीजन को बिलोंग कर सकता है, ये सब बता सकते हो, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. 17th एंड 18th. 17th 18th तो खैर हमने डिस्कस कर लिया. बट 17 भी आप लोग अब क्लास के नोट्स के बेसिस बताओगे ना? अभी जस्ट मैंने आपके सामने वही डिस्कस किया ना, दैट द टाइम टेकन फॉर 1 revolution विल बी हाउ मच? टू पाई आर अपॉन वी. तो अगर मुझे 10 की पावर 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने तो कितना टाइम लगेगा? आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. यूज द आर एंड द वी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट. ठीक है? इज दिस क्लियर? देन 5th 6th 21 and 22. अच्छा, 5th and 6th. अच्छा अच्छा. फिफ्थ में अब मैं ऐसा करता हूँ, आपके घर आ जाता हूँ और आपके लिए ही सब कुछ कर देता हूँ. इतनी स्पून फीडिंग की आदत है अगर आपको, तो फिर आई थिंक वही करना पड़ेगा. इफ यू आर आस्किंग मी 5th क्वेश्चन. थोड़ी शर्म नहीं आई ये 5th क्वेश्चन पूछने के पहले? I won't name call, but at least have some decency, have some shame before asking such question.
व्हाट डू यू वांट? मैं बैठ के आपके सामने कैलकुलेशन करता रहूं? Please don't waste time with such questions. Okay, same goes for the 6th question as well. Okay, I will simply put over here, शर्म करो. (21, 22) 21 and 22. हाँ ठीक है. 21 में I think the language might be a bit of a barrier. Inelastic collision मतलब क्या होता है ये आप बाद में पढ़ोगे फिजिक्स में. अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दैट द इंटायर एनर्जी, ठीक है, was used for excitation. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड कर रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ में, राइट, ये जितनी एनर्जी लेके आ रहा है अपने साथ में, दैट इज यूज्ड टू डू दिस एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n = 3. ठीक है, तो अब ये आपको बोर्स मॉडल से फिगर आउट करना आता है दैट कितना एनर्जी लगेगा. You should be able to then give the answer that what should be the energy of the electron. ठीक है, I'm not doing the calculation but I hope you get the drift. Yes sir. 22nd question में what is the, अच्छा अर्ग में आप लोग 1 अर्ग, ये मैं इंटर कन्वर्जन दे देता हूँ आपको, इस 10⁻⁻7 जूल्स. आप निकाल लोगे? ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन रहेगा अर्ग और जूल का. ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसको यूज करके n = 2 से n = infinity जाना है. So that delta E will be the energy of the photon and then use proper units to get the answer now. ठीक है, और चलो get equipped में बता दो आप फटाफट. What are the questions in get equipped section? जहाँ पे आप अटक गए हो. हाँ, 1, 15, 31, 37, 32 and 40. All right. So और भी लिखते जाओ, मैं एड अप करता रहूँगा. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट गड़बड़. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में द प्रॉब्लम इज दैट the given data itself is not right.
ठीक है, when you figure out ionization energy of helium plus, you remember that it is 13.6 into 4 eV. That is 13.6 into 4 into 1.6 into 10 की power minus 19 joule, which, ठीक है, as per the formula जो हम लोगों ने सीखा है, which does not match with data in question. यही डाउट रहेगा आपका? Yes, sir. ठीक है, so that is a flaw in the question. They should have actually given the proper data, but say if they haven't, ठीक है, even if they haven't given the data properly and I'm still expected to, you know, solve this question, so what I would say is that use the data and the proportionality, right? So you remember ionization energy is proportional to Z square by N square. Yes, sir. तो अब यहाँ पर अगर मुझे कंपेयर करना है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस, आई वुड से इट विल बी 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस वन इज गिवन टू यू, वट एवर इट इज गिवन टू यू, 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, है ना, and this is the unknown, so you get the answer basis this. Okay, sir, got it. Thank you. Then 15th and 31st. 15th वाले में वही जो अभी हम लोगों ने सीखा ना, that inter conversion will come handy now. ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक एटम के लिए आपसे पूछ रहा होता तो आपका आंसर क्लियर था. फॉर वन एटम energy required will be hc by lambda, or you will say 12400 upon lambda in angstrom, है कि नहीं? हाँ. बट यहाँ पर पूछा है किलो जूल पर मोल में, राइट? सो आपने ये एनर्जी निकाल लिया 12400 अपॉन 2420 EV पर एटम, राइट? नाउ you remember 1 EV per atom was just 96.5 kilojoule per mole. Just अभी सिखाया था आपको. Start using this directly. Okay. So you will come up to the answer 12400 upon 2420 into 96.5 kilojoule per mole, and then like solve and get the answer. So 23 is for kilocalorie per mole, right? Correct. Okay, thank you. ठीक है, then 31 37. okay, 31 कौन सा है? 31 में एक्चुअली आपको ये ध्यान है, विजिबल रीजन का रेडिएशन कौन से सीरीज का होता है? बामर सीरीज. बामर सीरीज का, राइट? विजिबल मतलब बामर सीरीज. बामर सीरीज मतलब किसी हायर एन से सेकेंड ऑर्बिट. Yes, sir. So 1 by lambda is equal to r into z square, 1 upon 2 square minus 1 upon n square. इनको आप रीअरेंज करोगे तो ये कैसा दिखेगा? lambda will be equal to 4n square, राइट? या मतलब इनको थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ेगा, ये जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है ना, r into n square minus 4 upon 4n square. तो ये 4n square upon n square minus 4 ऐसा दिखेगा. तो नाउ यू कंपेयर द टू, इसको और इसको कंपेयर करो तो उससे आपको k पता पड़ जाएगा. k कितना है? Yes, 4 sir. by r. 4 by r. Yeah. All right, then 37th ये अपन ने आई थिंक
क्लास नोट्स में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में. आई थिंक आई गेव यू दिस क्वेश्चन. Yes, sir, you have. Yes. Refer class notes, refer first lecture, first या second lecture, I don't remember which lecture, but class notes में है ये earlier classes में. Then 32 and 40. Okay, 32 में आपको better रहेगा that if you try to do this question in a faster manner. So if I ask you in terms of energy gap, delta E C to A is equal to delta E C to B and B to A, है कि नहीं? This C to A का energy gap is C to B and B to A का energy gap. So ये hc by lambda is equal to hc by lambda. Get the value of lambda. ठीक है? hc cancel out हो जाएगा. All right, and then 40th question. 40th में भी ऐसे ही जाना है आपको, मतलब सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन करा ना, उसी लाइंस पे प्रोसीड करना है आपको. यहाँ पर एनर्जी गैप दिया हुआ है E 4E/3 and 2E, right? A photon of wavelength lambda, right? ये जो 3 से 1 का ट्रांजिशन है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, राइट? सो if you look about this lambda, तो ये कैसा रहेगा? hc by lambda is equal to how much is the energy gap? E, है ना? Like 2E minus E, that is the energy gap. And for this hc by question mark, how much is the energy gap? 4E/3 minus E. So can you get how much is question mark in terms of lambda? 3 lambda. 3 lambda आ रहा है, ठीक है. और कौन सा क्वेश्चन है गेट इक्विप में इनके अलावा? एनी अदर क्वेश्चन आप लोगों ने आई थिंक लिखे भी है चार्ट पर. एक 23 लिखा है, एक 9 लिखा है, राइट. तो 23 और 9 भी मैं बता देता हूँ फटाफट. व्हाट विल बी द आंसर टू 23rd वन? 23rd में इसमें तो कहाँ अटक गए? एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट अगर x बोला है तो एनर्जी ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा? -x/4. सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है. ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ये अगर आपको x बोला है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा? -x, है कि नहीं? Yes, sir, yeah. And you also know that energy is inversely proportional to n square, right? So energy of second will be equal to -x/4 and energy of third would be how much? -x. -x/9. So अब energy required to jump from 2 to 3, E3 minus E2 -x/9 minus x/4, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? 5x/36. ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. So here it's from 3 to 2, right? So why don't we do E2 minus E3?
because final minus initial. क्या बोला है? Jump from 2 to 3. Oh, okay. Final 3 है ना? Yeah, sorry. And then the final one, 9th one. No, नहीं करूँगा. Too easy. आना चाहिए आपको. Sir, हाँ. sir, in this question I've got approximate answer, something. क्यों And I've approximate? solved the question and got the answer also, but I'm getting approximate answer. नहीं आना चाहिए. इनफैक्ट इसमें हाँ एक छोटा सा फ्लॉ ये है क्वेश्चन में कि यहाँ पे लिखा नहीं, बामर सीरीज का ही फर्स्ट लाइन पूछा जा रहा है. ठीक है. ठीक है. Yes, sir. तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए. और D. हाँ, I've got the answer D. अप्रोक्सीमेटली नहीं, मतलब क्लियरली आना चाहिए. आप हाइड्रोजन के Yes, लिए sir. लिखोगे ना, हाइड्रोजन एटम के लिए आप क्या लिखोगे? दैट वेव नंबर विच इज 15200 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. अब फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, है ना? और फिर Li2+ आयन के लिए भी आपको यही लिखना है, R इंटू जेड स्क्वायर. और सेम लाइन है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. तो इनको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना. तो इसमें कहाँ अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ गई? ठीक है. Yes, sir. चलो, ऑल राइट देन. Sir, हाँ. sir, for a minute, could you scroll up to the solution of the 40th one? 40. हाँ. Yes, sir. Sir, somehow I'm getting lambda divided by 3 and not into 3. हो सकता है, मैंने इतना नोटिस नहीं करा. ये E है और ये लेकिन यहाँ सब वो पे ऑप्शंस में भी नहीं है. A/3 है. नहीं, 3 लैम्डा ही आएगा ना. एनर्जी गैप जो है वो 1/3 हो गया, तो लैम्डा 3 टाइम्स हो जाएगा. ओके. दिख रहा है साफ साफ. मैथ्स कर लो थोड़ी सी. ठीक है. ऑलराइट. सो ये अपना एक तरीके से डिस्कशन हो गया. एंड आई थिंक द नेक्स्ट टास्क इज ऑल्सो गिवन टू यू. जो DPPs मैंने आपको भेजी है, आई होप आप वो ट्राई कर रहे हो. ठीक है. वो DPPs आप सॉल्व करो सो दैट whenever we are having that next discussion, तब फिर कंटिन्यू करेंगे. Any other question? So I have a question. Hmm. An electron can be excited. An electron can be excited, and when it de-excites, it releases light. So could similarly the nucleus also excite and de-excite? It does. Okay, sir. So then too it will also emit light, right? हाँ. Then गामा रेडिएशंस जो होते हैं ना वो वैसे ही आते हैं. okay, sir. Okay, sir. ठीक है. बट अगेन इस चैप्टर का फोकस विल नॉट बी न्यूक्लियस एंड थिंग्स इनसाइड द न्यूक्लियस. आउटसाइड न्यूक्लियस इज व्हाट आवर फोकस विल बी. Okay, sir. ठीक. हाँ, सैटरडे तक कर लेना DPPs जो मैंने शेयर करी है आपके साथ में. ठीक है. क्योंकि फिर सैटरडे की क्लास के बाद में मैं और DPPs भी दूंगा आपको वर्क करने के लिए. So, बोलो. so actually, like a few sessions back, somebody had asked a question that in the absorption spectrum and emission spectrum, how do we get those two different spectrums if electrons just like gain energy and again lose energy immediately? हाँ. करेक्ट.
तो उसका आंसर कोई सोच पाया आप? No, sir, not me. ऑलराइट, सो इसमें कैसा होता है आप नोटिस करना दैट द वे इन विच इट वर्क्स इज, कहाँ गया वो, हाँ, तो आप नोटिस करना, ये वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करना। हम लोग वाइट लाइट थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ऑल द वेवलेंथ्स आर बीइंग थ्रोन एंड दे आर थ्रोन इन अ फोकस्ड मैनर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। अब Yes, sir. इसमें मान लो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये अब्सॉर्ब हो गए। What will happen with the other lambdas? They will go just straight through, Yes, sir. ठीक है, but lambda 1, lambda 2, lambda 3 के photons will be absorbed. Now upon de-excitation, ठीक है, what will happen is that those photons are not necessarily going to be emitted in the same direction. They might be emitted in any random direction. So that is why when we observe the radiations which were coming straight out, there is a very less chance that photons of those absorbed wavelengths would be coming in them, ठीक है। अगर आ भी जाएगा तो भी the count will be very less, the number of photons will be very less, and वो जो wavelength होगी उसके correspondingly आपको relatively darker region ही दिखेगा as compared to उसके आसपास वाली wavelengths जो कि straight आ रही होंगी। समझ में आया? Yes, sir. So we don't get the emission spectrum at all, right? We just see the absorption spectrum. Correct. ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा थियोरी वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे एंड डू द डीवीपीज फॉर आवर नेक्स्ट डिस्कशन। सर हाँ बोलो बोलो। सर बस एक चीज में, आपने जो ग्राफ्स पढ़ाए थे ना बेसिक, उसमें मेरे को एक डाउट है, टी वर्सेस एन का ग्राफ कैसा होगा, टोटल एनर्जी और एन? टोटल एनर्जी वर्सेस एन, तो आप पहले रिलेशनशिप बताओ मुझे, टोटल एनर्जी और एन का क्या है? सर 1/n², अगर z कांस्टेंट है। -1/n², है ना? यस सर। अब यू आर आस्किंग मी अ ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी वर्सेस एन। यस सर। It will not be similar to so यहाँ पर कैसा हो जाएगा, आप नोटिस करोगे that for positive values of n total energy will be negative, यस सर। है ना? तो ग्राफ इधर इस सर पॉइंट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन मतलब एन तो पॉजिटिव ही होता है ना? हाँ, तो n की वैल्यूज के लिए एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, यानी कि ग्राफ यहाँ कहीं बनेगा, यस सर। है ना? और यस सर। अब आप नेचर ऑफ ग्राफ देख रहे हो तो उसमें कैसा है, it is not exactly the kind of relationship that I have taught you, but what you can see from here is there is an inverse relationship. Yeah, so I was confused between hyperbola और parabola. नहीं, so यहाँ पर जैसे जैसे n बढ़ेगा, ठीक है, टोटल एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है, Yes sir. and you will start off from some value and then it will keep on ऐसे approaching zero as you move far away, ठीक है, hyperbolic nature. But as n will increase, won't total energy decrease? टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, ये सॉरी इंक्रीज हो रही है ना, एज वी मूव अवे द टोटल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। नेगेटिव साइन के साथ देखना पड़ता है ना आपको।
ठीक है। Yes, sir. ऑल चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।